विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे फ्रॉम स्टडी पाठशाला। तो आज नेहरू जी का जन्म दिवस है और आज का जो हमारा डिबेट रहने वाला है कि नेहरू जी क्या वाकई एक विजनरी लीडर थे। ये आज की डेट में काफी हद तक डिबेट किया जाता है, काफी सवाल भी उनकी एबिलिटी के ऊपर उठाए जाते हैं, काफी रूमर्स भी हैं जो सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म पे जो है वो चलते हैं। तो आज हम नेहरू जी को देखेंगे, उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी कैसी थी, वो प्राइम मिनिस्टर कैसे रहे, फॉरेन पॉलिसी कैसी रही, वो सारे डायनेमिक्स जो है आज हम स्टडी करेंगे। अगर हम नेहरू जी की फॉरेन विजन की बात करें तो यहाँ पे नैम नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर उनका क्या रोल रहा, उसको हम देखेंगे। कश्मीर की पॉलिसी में नेहरू जी का क्या रोल रहा और चाइना को कैसे उन्होंने देखा। तो वो सारे एस्पेक्ट नेहरू जी की लाइफ से रिलेटेड हम लोग आज यहाँ कवर करने वाले हैं। सो हरनूर सर, आप क्या सोचते हैं नेहरू जी के बारे में कि कैसे उन्होंने इस देश को संभाला आजादी के बाद? आई थिंक सबसे पहली बात ये समझने वाली है कि आज़ादी के बाद टास्क बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था संभालना। इलेक्शंस करवाने थे, देश को एक रखना सबसे बड़ा टास्क था। यहाँ पे यूनिटी इंटेग्रिटी को एक रखना था, मेंटेन करना था, जो कि आज तक हम कर पाए हैं। हालांकि उस पूरे जर्नी के दौरान काफ़ी गलतियां भी हुई हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ों में अगर डोमेस्टिकली देखें तो नेहरू जी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे। हालांकि फॉरेन पॉलिसी के मामले में स्पेशली विद रिगार्ड टू चाइना कुछ ब्लंडर्स जरूर हुए हैं, जिसकी वजह से हम 1962 वॉर डेफिनेटली यहाँ पे हारे हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट एस्टेब्लिश की थी, जिससे हमने ये दावा किया हम दोनों ब्लॉक से, जो कि यूएसए लेड था और यूएसएसआर लेड था, दोनों से हम इक्वी डिस्टेंट होके रहेंगे। बट कहीं ना कहीं हम 1970s के बाद यूएसएसआर की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू शुरू हो गए, क्योंकि हमारी कंपल्शंस जो है इंटरनेशनल लेवल पे उस तरीके की बन गई थी। देखिए, अगर आप बात करते हैं नेहरू जी कितने अच्छे लीडर थे, तो आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देख लीजिए। जब वर्ल्ड वॉर टू एंड होता है, उसके बाद डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ। अफ्रीका में भी काफी जगहों पे डेमोक्रेसी आई, हमारे पड़ोस में भी डेमोक्रेसी आई। पाकिस्तान भी डेमोक्रेटिक था, लेकिन वहां पे 1958 में मिलिट्री कू हो जाता है। हमारे आसपास बाकी स्टेट्स, बाकी कंट्रीज को देखेंगे तो वहां पे भी ईयर आफ्टर ईयर कहीं ना कहीं मिलिट्री कू जैसे हालात मिले हैं आपको। अफ्रीका के अंदर भी इनिशियली सब लोग सोशलिस्ट मॉडल ले रहे थे, कुछ डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे थे, तो वहां पे भी मिलिट्री कू हुए हैं। तो ऐसे में अगर हम फर्स्ट नेहरू जी के 16 ईयर्स को देखेंगे तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया को पूरा संभालने में। और वो आज तक जो इनिशियल टाइम्स में जो आप वल्नरेबिलिटीज को संभालते हैं, वो फ्यूचर के अंदर जो है हेल्प आउट करती हैं। तो जब देश नया होता है, आजाद हुआ, वो एक बच्चे की तरह है, वो वल्नरेबल है। उस समय पे नेहरू जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा, उन्होंने इस कंट्री को यूनिफाई करके रखा। और स्पेशली उस समय में जब देश का जो है पार्टीशन हुआ था, और उस पार्टीशन का इंपैक्ट हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी पड़ रहा था, जहां हिंदू मुस्लिम डिवाइड, ऐसे में सेकुलरिज्म का आइडिया लाने वाले नेहरू जी थे। और नेहरूवियन सोशलिज्म का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है कि वो सेकुलर प्रोसेस लेके चलते हैं, वो वेलफेयर ओरिएंटेड होके चलते हैं, वो मिक्स्ड इकोनॉमी लेके चलते हैं। तो ये सब डोमेस्टिक एस्पेक्ट इनके रहे। अगर हम नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करते हैं तो उस समय कोल्ड वॉर था, हम किसी भी साइड को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। क्यों? वो भी एक स्मार्ट मूव था कि अगर आप यूएस के करीब जाते तो यूएसएसआर आपका दुश्मन हो जाता, और अगर आप यूएसएसआर के करीब जाते तो यूनाइटेड स्टेट्स आपका दुश्मन हो जाता। यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं हेनरी किसिंजर। उन्होंने नेहरू की पॉलिसी के ऊपर कहा है कि नेहरू की पॉलिसी आइडियलिस्ट रियलिज्म थी। मतलब वो आइडियलिज्म भी लेके चल रहे थे और रियलिज्म भी लेके चल रहे थे। इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन करके रखा, उसका हमें डुअल बेनिफिट हुआ। हमें वेस्टर्न ब्लॉक भी हेल्प करता था, यूनाइटेड स्टेट्स पीएल 480 के अंडर हमें जो है फूड प्रोवाइड करता था, और सोवियत यूनियन से हम डिफेंस इंपोर्ट करते थे। आप दोनों तरफ से फायदेमंद रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेहरूवियन पॉलिसी। तो काफी इसकी सराहना जो है उन्होंने की है। हालांकि आज जब हम हाइंडसाइट में चीजों को देखते हैं, तो हाइंडसाइट में जब हम देखते हैं, हमारे पास लग्जरी होती है कि हमें वो फैसला नहीं लेना है। नेहरू जी को वो फैसला लेना था, और कहीं ना कहीं आज हम आत्मनिर्भर हुए हैं। उसके अंदर भी नॉन अलाइन मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप उस समय यूनाइटेड स्टेट्स या यूएसएसआर के ज्यादा करीब चले जाते तो आप कभी भी अपनी डोमेस्टिक स्ट्रेंथ बनाने पे फोकस करते ही ना। वो बेनिफिट नेहरू ने हमें यहां पे पहुंचाया है। तो ये एक ब्रॉडर पिक्चर होगी नॉन अलाइनमेंट की, कि वो इंडियन लीडरशिप को आगे लेके आना चाहते थे, इंडिया का नाम पूरी दुनिया में लाना चाहते थे, एक विश्व गुरु की इमेज वो इंडिया की बनाना चाहते थे। अब बात करते हैं नेहरू जी ने आजादी के बाद
जो फॉरेन पॉलिसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी अडॉप्ट की, देखिए हम जानते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान वो सोशलिस्ट आउटलुक के रहे और यूएसएसआर के साथ उनका काफी जो है रुझाव था उस तरफ। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की, उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी भले अडॉप्ट की, लेकिन हमारा एक यूएसएसआर की तरफ टिल्ट उसमें क्लियर दिखता है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमने जो प्लानिंग कमीशन बिठाया, जिसके तहत हमने 5 ईयर प्लान्स लाए। 5 ईयर प्लान्स लाने वाले कौन थे? यूएसएसआर। तो सोशलिस्टिक मॉडल हमारा एक आइडियल मॉडल था और मेजोरिटी हम उसी पे चले। हालांकि प्राइवेट सेक्टर को भी टोटली क्लोज नहीं किया, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस उसमें हम कह सकते हैं। तो 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ, उसकी छाप जो है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में दिखी 1947 के बाद भी, अगर हम बात करें। लेकिन महात्मा गांधी जो है वो इस मॉडल पे नहीं चलना चाहते थे, उनकी सोच यहाँ पे अलग थी। अगर हम दोनों के डिबेट की बात करें तो महात्मा गांधी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, 5 ईयर प्लान्स को, ये पूरा जो हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी को बड़ा मॉरली करप्ट मानते थे। उनको लगता था कि पूरी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो इतनी करप्ट है कि वहां पे जो इंसान है वो मशीनों की तरह बिहेव करते हैं और उनके अंदर एथिक्स की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो उनको लगा कि बहुत बड़े शहर अगर बनेंगे तो शहरों में मशीनें आने लगेंगी। आजकल हम डिप्रेशन, लोनलीनेस और कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं। शायद महात्मा गांधी 1930s 40s में जो 2010-20 में होने वाला था पहले ही भाप चुके थे, अगर हम इस तरीके से देखें। तो वो विलेज लेवल पे डेवलप करना चाहते थे चीजें, कॉटेज इंडस्ट्रीज बना के, क्योंकि उनके हिसाब से जो हिंदुस्तान है वो विलेजेस में ही बसता था उस टाइम पे। आज भी अगर देखा जाए तो 60% से ज्यादा पॉपुलेशन विलेजेस में ही कहीं ना कहीं रहती है। लेकिन अंबेडकर जी की भी बात करें, नेहरू जी की बात करें, तो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस ज्यादा था और वही पाथ हमने आफ्टर आजादी लिया भी। देखिए, जब हम नेहरूवियन सोशलिज्म को देखते हैं, बिल्कुल वो सोवियत यूनियन से काफी प्रभावित थे, लेकिन जो उन्होंने पढ़ाई अपनी यूके में की, ब्रिटेन में जब वो रहे, तो उस समय फैबियन सोशलिज्म से भी काफी वो इन्फ्लुएंस हुए। तो फैबियन सोशलिज्म के एस्पेक्ट होते हैं कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना, और साथ साथ वहां पे मार्केट इकोनॉमी के लिए भी स्पेस रहता है। मतलब हम आउटराइटली पब्लिक सेक्टर के ऊपर फोकस नहीं करते और आप जो है बिजनेसेस को भी फ्लरिश करने देते हो। तो नेहरू जी का भी व्यू जो है वो कुछ वैसा ही था। वो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना चाहते थे, लेकिन वो प्राइवेट प्लेयर्स को भी आने देना चाहते थे। वो ये जानते थे कि अगर आप सब कुछ सरकारी सिस्टम के भरोसे छोड़ेंगे तो सिस्टम में इनएफिशिएंसी आने लगेंगी, और फ्यूचरिस्टिक इंडिया, मॉडर्न इंडिया बनाने के लिए हमें जो है प्राइवेट प्लेयर्स को आगे लेके आना है। हाँ, उन्होंने समझा कि स्टेट को इनिशियली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी उतना बड़ा फ्लरिश्ड नहीं था आजादी के टाइम पे। हमारे यहाँ पे स्किल सेट की शॉर्टेज थी। तो उन्होंने समझा कि ऐसे में पब्लिक सेक्टर वो लीडिंग रोल प्ले करेगा और ग्रेजुअली उससे पीछे हटा जाएगा, जो उनका मेजर विजन रहा। अब यहां पे बात करते हैं हैवी इंडस्ट्री लगाने की, तो काफी एक ये इंटरेस्टिंग डिबेट है नेहरू वर्सेस गांधी। और कहीं ना कहीं जो हमारा प्लानिंग मॉडल या डेवलपमेंटल मॉडल बना, उसके अंदर दोनों की ही हमें झलक देखने को मिलती है। तो हैवी इंडस्ट्री नेहरू जी क्यों लेके आना चाहते थे? वो इंडिया को एक मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते थे। अगर हम सोशल डायमेंशन की बात करें तो वो कास्टिज्म को खत्म करना चाहते थे। उनको ये चीज मालूम था कि हमारे गांव में कास्टिज्म बहुत है, और अर्बन सेंटर्स के अंदर जब आप मॉडर्न इंडस्ट्री लगाएंगे, वहां पे जो है कास्टिज्म और जो कास्ट आइडेंटिटीज हैं वो डायल्यूट होने लगेंगे, क्योंकि शहर के अंदर लोग अपने काम के लिए जाने जाएंगे, इंडस्ट्री के अंदर जिसके पास स्किल है वो काम उसको मिलता है। तो उस हिसाब से जो पुराना हमारा ट्रेडिशनल, जो रूढ़िवादी आप बोल सकते हैं समाज जो है, वो मॉडर्निटी की तरफ जाएगा। और साथ साथ नेहरू जी साइंस का एक इंपॉर्टेंट रोल समझते थे हमारे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में। वो जानते थे कि मॉडर्न इंडिया, इंडस्ट्रियल इंडिया बिना साइंस के बनना संभव नहीं है। इसीलिए शुरुआत से ही नेहरू जी का फोकस, चाहे एम्स एस्टेब्लिश करने पे हो या आईआईटीज एस्टेब्लिश करने पे हो या न्यूक्लियर साइंसेस को इंडिया में लाने में हो, उन सब में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके अंदर डेफिनेटली आप उनको क्रेडिट दे सकते हैं। आज का जो भारत आपको दिख रहा है, उसके अंदर आप बोल सकते हैं कि नींव कहीं ना कहीं नेहरू जी ने जरूर यहां पे रखी होगी। अब बात करते हैं नेहरू जी के क्रिटिसिज्म पे, कि भाई कश्मीर पॉलिसी को लेके आजकल काफी जो है क्रिटिसिज्म होता है कि कैसे स्टार्टिंग के अंदर हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ और नेहरू जी एक तरीके से कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में ले गए। तो उस मुद्दे को लेके आपके क्या विचार हैं?
डेफिनेटली अब यहाँ पे जो आपने आइडियलिज्म वाली बात पहले की थी, यहाँ पे झलकती है। उनको लगा कि अपनी इमेज बचा लेते हैं और आइडियलिस्टिक होकर यूएन में चले जाते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान की बदनामी हो जाएगी और हमारी इमेज अच्छी हो जाएगी, क्योंकि तभी-तभी हम आज़ाद हुए थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि यूएन ने भी वहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी कि जहाँ पे आर्मीज़ थी वहीं पे उन्होंने सीज़ फायर वाला एग्रीमेंट करवा दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा जो एरिया है, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया, जिसको आज हम पीओके कहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, जिसका जो खामियाजा है हम कहीं न कहीं आज भी भुगत रहे हैं। बाकी लीडर्स की बात सुनकर उनको ये ऑपरेशन आगे चलने देना चाहिए था, जिसकी वजह से हो सकता है कि और एरिया भी हमारे पास शायद आ जाता। अब यहाँ पे यही बात है, बिस्मार्क की जो रियल पॉलिटिक वाली जो बात है, वो यहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए थी, बिकॉज़ एट द एंड आप इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या देख रहे हो, दैट इज़ द नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट मेरे हिसाब से आइडियलिज्म के चक्कर में थोड़ा-सा वहाँ पे पीछे रह गया। मे बी वो इमेज बचाने वाली जो बात है, वो उनके मन में ज़्यादा हावी हो रही थी उस टाइम पे। लेकिन नेहरू को कंप्लीटली हम यहाँ पे हटा नहीं सकते हैं। अगर हम कश्मीर के मुद्दे को देखें तो कश्मीर जब देश आजाद हुआ, हमारे यहाँ पे जो रियासतें थी उनके पास एक ऑप्शन था कि या तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बने या इंडिया का हिस्सा बने और या वो इंडिपेंडेंट रहे। तो कश्मीर के राजा हरि सिंह उन्होंने चूज किया कि वो जो है कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। अब कश्मीर की डेमोग्राफिक प्रोफाइल आप देखें तो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है और हिंदूज वहां पे माइनॉरिटी में है, लेकिन राजा वहां पे हिंदू था। तो ऐसे में पाकिस्तान की लीडरशिप ये कहती थी कि उनका कश्मीर पे लेजिटिमेट हक है और उन्होंने हमला कर दिया। तो नेहरू जी की समझदारी यहां पे ये देखने को मिलती है कि जब राजा हरि सिंह नेहरू से मदद मांगते हैं तो नेहरू उनको पहले कहते हैं कि भाई पहले आप डिक्लेयर कीजिए कि कश्मीर जो है वो इंडिया का एक अभिन्न पार्ट है, उसके बाद हम मदद करेंगे। तो हमने पहले राजा हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया, उसके बाद इंडियन आर्मी को वहां पर डिप्लॉय किया गया। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि उस समय सीज फायर करवाना, और सीज फायर के पीछे की स्टोरी भी ये है कि लॉर्ड माउंटबेटन इनके अच्छे दोस्त थे और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो नेहरू को एक सजेशन देते हैं कि भाई आप इस पूरे इशू को यूनाइटेड नेशन में ले जाइए, और वैसा ही उन्होंने किया। नेहरू को ये उम्मीद थी कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप लेके जाएंगे और हमारे साथ जस्टिस होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि भी ये यूएन के जो अदारे हैं वहां पे भी जो ये वर्ल्ड पावर्स हैं वो अपनी पॉलिटिक्स करती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर जो वर्ल्ड जो बड़ी लीडरशिप थी, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें या यूके की बात करें, उन्होंने इंडिया का साथ नहीं दिया। और दूसरी चीज, सीज फायर करवाया, बिल्कुल हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स उस टाइम पे कह रहे थे कि वॉर को होने देना था, इंडियन फोर्सेस पूरे एरिया को अपने कब्जे में लेती। और आज अगर हम देखें उस पूरी गलती से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है आज इंडियन नेशनल सिक्योरिटी को। ये नुकसान कैसे है? अगर आप इंडिया का मैप थोड़ा देखें, आज चाइना चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता है, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में से होके जा रहा है। तो हाइंडसाइट में आज अगर हम देखें, ये हिस्सा अगर पाकिस्तान के पास होता ही ना तो चाइना कभी भी इंडिया को एनसर्कल नहीं कर सकता था। तो ये हम कह सकते हैं कि नेहरू के पास विजन की थोड़ी कमी थी, वो यहां पे दिखती भी है। हालांकि गलतियां सभी लीडर से होती है और हाइंडसाइट में हम चीजों को देखते हैं तो हमारे पास लग्जरी होती है कि हम उसके आने वाले जो प्रभाव है उसको भी समझ सकते हैं, लेकिन लीडर वही विजनरी होता है जो इन सब चीजों को पहले भाप जाए। तो वहां पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं नेहरू जी थोड़े लैग कर गए। अब बात करते हैं नेहरू जी के मिलिट्री लीडरशिप के साथ कैसे इक्वेशंस थे उस समय पे। तो मिलिट्री का स्ट्रांग होना ये ज्यादा जरूरी होता है या फिर पॉलिटिशियंस मिलिट्री पे हावी होना ये ज्यादा जरूरी होता है? देखो, दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी जरूरी है कि मिलिट्री स्ट्रांग हो ताकि आप अपनी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी बचा सके, अपने सिक्योरिटी भी देश का देख सके। और ये भी जरूरी है कि जो आपके मिलिट्री जनरल्स हैं जो कि हायर एक्सेलेंस पे आते हैं, वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस ना हो जाए कि वो कू करके आपके पॉलिटिशियंस को तख्ता पलट कर दें। तो पॉलिटिशियंस का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है डिफेंस के ऊपर। एट द अदर हैंड वो अपॉलिटिकल भी होना चाहिए कि ज्यादा पॉलिटिकल एम्बिशंस जो है वो पाले ही ना जितने मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। उसके साथ स्ट्रांग होना तो डेफिनेटली यहाँ पे जरूरी है। चाइना वाले पॉइंट में एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि 1949 में चाइना की सिविल वॉर खत्म होती है। उसी के बाद ये क्लियर हुआ था कि वहां पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीत चुकी है और वही मेनलैंड चाइना पे रूल करेगी, और ये प्रॉब्लम हम पहले से फेस कर रहे थे। और जबकि ऐसा नहीं था कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी हमारे बहुत खराब रिश्ते थे।
तो ये चीज उस टाइम पे देखना शायद थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुश्किल हो सकता है, बिकॉज चाइना के साथ हमारे इश्यूज थे ही नहीं। जो आज हमें लग रहा है कि चाइना हमारा लिटरली एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह कभी कभी बिहेव करता है, उस टाइम पे ऐसी कोई भी इक्वेशन नहीं थी। लेकिन मैं आपका ध्यान सरदार वल्लभ भाई पटेल, मिलिट्री एक्सपर्ट्स और बाकी उस टाइम के जो थिंकर्स थे उन पे लेके जाना चाहता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये समझ गए थे कि 1950s में जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, तो उन्होंने ये ऑलरेडी ये प्रिज्यूम कर लिया था कि भाई अब फ्यूचर के अंदर हमारा चाइना के साथ क्लैश होगा। मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी ये कहते थे कि हमें जो है अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना है, बेटर बनाना है, क्योंकि फ्यूचर में हम चाइना के साथ क्लैश करेंगे। बिकॉज जो चाइनीज जो स्टेट है उसका नेचर ही वैसा है, वो एक्सपेंशनिस्ट है, कम्युनिस्ट स्टेट है, वो एक्सपेंशनिस्ट नेचर का होता है। तो ये हम समझ गए थे। ऐसे में जो नेहरू की पॉलिसी कहां गलत हुई, उन्होंने मिलिट्री को नीचे रखा, क्योंकि हमारे यहाँ पे पड़ोस में पाकिस्तान में मिलिट्री कू हुआ था। पाकिस्तानी आर्मी भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी का ही पार्ट थी, सेम मिलिट्री अफसर। तो हमारे पॉलिटिशियंस थोड़े स्केप्टिकल थे मिलिट्री लीडरशिप को लेके, और इसीलिए उन्होंने टैक्टिकली आप बोल सकते हैं कि मिलिट्री को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया आजाद होने के बाद। हमारे यहाँ पे हम तभी जागे जब 1962 में हम हारे, और आप देख सकते हैं कि 1965-1971 की लड़ाई में इंडियन मिलिट्री ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि उस समय 62 ने हमें जगा दिया, और उसके बाद से ही मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और आर्म्स जो हमने खरीदे उस पर काम शुरू हो गया था। वही काम अगर हम शुरुआत से लेके चलते तो कहीं ना कहीं जो है 1962 जैसा डिजास्टर जो है हिमालयन ब्लंडर ना होता। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू सी हियर। अब कश्मीर को लेके हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली हमने कश्मीर को जो है अंदर मिला लिया है यहाँ पे। और स्टार्टिंग के अंदर जो शेख अब्दुल्ला थे, उनके उनके साथ काफी अच्छे रिलेशन जो है वो नेहरू जी के रहे हैं। और कश्मीर के अंदर शुरुआत में सदर रियासत हुआ करती थी, जिसको प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, वो था। फिर ग्रेजुअली उसके बाद आप देखेंगे इंदिरा गांधी ने वो सदर रियासत वाला सिस्टम खत्म किया और सीएम ऑफ JNK वाला जो है सिस्टम बना, और आज हमने आर्टिकल 370 हटवा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप एक ट्रेंड देखेंगे, उस ट्रेंड की शुरुआत नेहरू जी ने ही की थी। वहां से लेके आज मोदी जी तक हम उसी पॉलिसी पे रहे हैं ग्रेजुअली। आर्टिकल 370 को हटाना या आर्टिकल 370 का होना, क्या आप मानते हैं कि 370 उस टाइम पे हम उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते थे कि स्पेशल प्रोविजन कश्मीर को ना दिया जाता? तो अब से पहले ही कश्मीर जो है इंडिया के साथ काफी क्लोजली निट हो जाता। आई थिंक ये बड़ा पेचीदा सवाल है, और फिर बात 1947-48 के आसपास आ जाएगी कि जो प्रेशर टैक्टिक्स जो इंडियन गवर्नमेंट शायद यूज कर सकती थी थ्रू सरदार पटेल, शायद वो हमने नहीं किया। उनको हमने देखा कि चलो कोई बात नहीं, बाकी इंडिया हमने इंटीग्रेट कर लिया है, लेट अस वेट कि पाकिस्तान कोई एग्रेसिव एक्शन करता है, उसके बाद मॉरल ग्राउंड्स पे इंडियन गवर्नमेंट हाई पेडेस्टल पे होगी, सो दैट वो एक्सेशन करवा पाएगी। तो मेरे हिसाब से वहां पे अगर प्रोएक्टिव होते और थोड़ा प्रेशर बना लेते, हालांकि अगर हम देखें तो वो गलत भी होता शायद, तो हो सकता है कि 370 वाला प्रोविजन ही ना होता। तो मेरे हिसाब से जो प्रेशर हमने जूनागढ़ के ऊपर बनाया, हैदराबाद स्टेट के ऊपर बनाया, वो बनाया जा सकता था, और ये जो पेचीदा मामला हो सका बाद में, वो जो हुआ वो चीज शायद अवॉइड की जा सकती थी। हालांकि अगेन इट्स अ पोस्टमार्टम एनालिसिस, उस टाइम के हिसाब से जो हालात थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। तो ये नेहरू जी की ओवरऑल जो है उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी का एक ब्रीफ एनालिसिस हमने यहाँ पे किया है। आज हम हाइंडसाइट में चीजों को देखते हैं, इसलिए हम लीडर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उस समय इस देश को संभालना, एक नवजात बच्चे को संभालना, वाकई उसके लिए आप नेहरू जी को बिल्कुल उनके योगदान को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सो विश यू अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।